देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी परेशान है और बीजेपी घबरा गई है। आज रविवार को उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान यह बातें कही। आप नेता ने कहा कि उनके कैंपेन में घबराहट साफ झलक रही है। जब कैंपेन शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मेरा 2048 का रोड मैप है, मैं 20 साल में ये करूंगा, 400 पार जाने के बाद मैं इस तरह देश को आगे ले जाऊंगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष आ गया तो ऐसा होगा। इसका मतलब पीएम मोदी को मालूम चल गया है कि विपक्षी दल आ रहे हैं और ये देश को समझ में आ रहा है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अनुराग ठाकुर के भाषण पर संज्ञान लेने और उनके खिलाफ तुरंत नोटिस जारी करने की मांग की। दरअसल अनुराग ठाकुर ने कल शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के बयान को दोहराते हुए दावा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। वहीं अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अनुराग ठाकुर के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नक्शे कदम पर चलते हुए बेहद अपमानजनक भाषण दिया। उनका भाषण चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता के अलावा शालीनता और सच्चाई के सभी स्टैंडर्ड का भी उल्लंघन करने वाला है। जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को भाषण का संज्ञान लेने और अनुराग ठाकुर को तुरंत नोटिस जारी करने के लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आयोग को यह समझना चाहिए कि सही ढंग से कार्रवाई नहीं होने के कारण इन्हें ऐसे भाषणबाजी करने की हिम्मत मिल रही है। अगर वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम जनता के सामने और अदालतों में इन्हें घसीटते रहेंगे, जो समझते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक को सूखा राहत कोष जारी करने पर सहमति जताई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आपदा राहत कोष के लिए फंड जारी करने पर सहमति जताई है। राज्य को सूखा राहत के लिए 3,498.82 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि इस अमाउंट को उन्होंने जरूरत से बहुत कम बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि शायद भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राज्य को अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की घंटी बजने के बाद गृह मंत्री की नींद खुली है, लेकिन ये फंड भी पर्याप्त नहीं है। सीएम सिद्धरमैया ने दावा किया कि राज्य ने 18,000 करोड़ रुपए मांगे थे और केवल 3,498.82 करोड़ रुपए मिले हैं। यह बेहद कम है। संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच शुक्रवार को सीबीआई ने शाहजहां के एक सहयोगी के 2 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से जांच एजेंसी को हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। इसमें एक पुलिस सर्विस रिवॉल्वर और विदेशी बंदूकों सहित जिंदा बम भी थे। इन बमों को डिफ्यूज करने के लिए एनएसजी की टीम पहुंची। उन्होंने कैलिबर रॉबर्ट के जरिए बमों को खोजा और डिफ्यूज किया। वहीं मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने जांच एजेंसी पर चुनाव के समय पार्टी को बदनाम करने के लिए अति सक्रियता का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि संदेशखाली में हथियार जब्त करने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने राज्य पुलिस को सूचित किए बिना तलाशी ली। सीएम ममता ने सीबीआई की कार्रवाई पर संदेह व्यक्त करते हुए आगे कहा कि बरामद हथियार सीबीआई के अधिकारियों ने ही कार में लाकर रखा होगा। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कोई पटाखा भी फूटता है तो एनआईए, सीबीआई, एनएससी जांच करने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध चल रहा है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस जारी है। इस बीच कल शनिवार को कांग्रेस की चुनाव समिति की एक बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के अन्य बड़े नेता शामिल रहे, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर मंथन हुआ, लेकिन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर नहीं लग सकी। बैठक में समिति के सदस्यों ने अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। हालांकि फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ा गया है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों पर 1-2 दिनों में ऐलान संभव है। दिल्ली में 26 अप्रैल शुक्रवार को मेयर का चुनाव होना था।
लेकिन पीठासीन अधिकारी नामित न करने की वजह से चुनाव नहीं हो पाया। बता दें कि पीठासीन अधिकारी नामित करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास होता है, लेकिन साथ ही इसके लिए मुख्यमंत्री का सुझाव भी जरूरी होता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में होने की वजह से दिल्ली के मुख्य सचिव को संबंधित फाइल उपराज्यपाल के ऑफिस में भेजनी पड़ी थी। ऐसे में पीठासीन अधिकारी नामित नहीं होने के कारण 26 अप्रैल को होने वाला मेयर का चुनाव नहीं हो पाया और अब फिलहाल मौजूदा मेयर शैली ओबरॉय ही जिम्मेदारियों का निर्वहन करती रहेंगी। वे एमसीडी की सामान्य बैठकें करती रहेंगी, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि महत्वपूर्ण आर्थिक और नीतिगत कामकाज बाधित रहेंगे। बताया जा रहा है कि निगम सचिव कार्यालय ने जानकारी दी है कि मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय जब भी चाहे मेयर चुनाव की अगली तारीख दे सकती हैं। कांग्रेस के लिए गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता के सामने झूठ बोलते हैं। उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है और वो जनता के प्रति किसी सम्मान के बिना बोलते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अब जब भी प्रधानमंत्री मंच पर आए तो जनता को उनसे माफी मंगवानी चाहिए। हर बार मंच पर आए तो इनसे माफी मंगवाओ कि हमारे सामने खड़े होकर आप इतनी उल्टी सीधी बातें, इतनी हल्की बातें कैसे करते हैं। आप माफी मंगवाओ, पूछो इनसे कि कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या देश के प्रति, जनता के प्रति, कि जनता के सामने मंच पर खड़े हो तो सच बोलो। प्रियंका ने कहा कि यही जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके साथ इस तरह झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूँ। मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। गुजरात में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने आगे प्रधानमंत्री मोदी की तुलना शादी समारोह में आने वाले ज्ञानी अंकल से की, जो हर बात पर लगातार शिकायत करते हैं और उपदेश देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विरासत कर को लेकर भी पीएम मोदी की आलोचना की और कहा कि ये धारणाएं गलत हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब अगर ये ज्ञानी अंकल कहते हैं कि एक राजनीतिक दल है जो आपके घर में एक एक्सरे मशीन लाएगा, आपकी सारी बचत, मंगलसूत्र और सोना स्कैन करेगा, जिसके बाद ये सब ले लिया जाएगा और पैसा बांट दिया जाएगा, अब ऐसी बातों पर तो आप हंसेंगे ही ना। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल दिल्ली के कौंडली इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ये केजरीवाल को जेल में मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 22 साल से शुगर की बीमारी है, वे 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर दिन लेते हैं। जेल में गए इनकी इंसुलिन बंद कर दी, इनकी 300 से ऊपर शुगर चली गई। ऐसे तो इनकी किडनी और लीवर सब खराब हो जाएगा। क्या ये केजरीवाल जी को जान से मारना चाहते हैं? सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि इससे पहले आदमी तब जेल जाता था जब अदालत उसे दोषी बताती थी, लेकिन अभी इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है कि जब तक जांच चलेगी, मुकदमा चलेगा, तब तक जेल में रखेंगे। ये सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही है। बीजेपी के बीकानेर से अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष उस्मान गनी को कल शनिवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन पहले उनके घर के पास पुलिस की गाड़ी गई थी, तब वह दिल्ली थे, लेकिन कल शनिवार को वह थाने आए और बैरिकेडिंग कर रहे पुलिस कर्मियों से उलझ गए, जिसके बाद उस्मान गनी को सीआरपीसी की धारा 151 यानी शांति भंग के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि 2 दिन पहले पुलिस की गाड़ी उस्मान के घर के पास क्यों गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 दिन पहले एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान उस्मान गनी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद बीजेपी द्वारा उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। दरअसल उन्होंने एक चैनल से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर कहा था कि मुझे उनका स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा। यह अकेले नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को भी मेल लिखने वाला हूं कि इस तरह की वाहियात बातें ना करें तो बेहतर है। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर लगातार हमला जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के साहबजादे के विदेश दौरे का राज ये है कि वे विदेशों से एक्सरे मशीन लाए हैं, जिससे वे देशवासियों की संपत्ति की जांच कर अपने पसंदीदा वोट बैंक को देंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का पसंदीदा वोट बैंक कौन है। कांग्रेस आपको जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी लूटेगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर में चढ़ते दौरान बैलेंस बिगड़ गया और वे गिर गईं, जिसकी वजह से उन्हें मामूली चोटें आई हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर भी पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने ममता पर तंज कसा है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पार्टनर हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के साथ अधिकतर टीएमसी नेता जेल में बंद हैं, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कभी उनके सिर पर चोट लग जाती है या फिर कभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हम लोग बहुत चिंतित हैं। हम बस चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आईपीएल 2024 का 44वां मैच कल शनिवार को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 196 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी राजस्थान की टीम ने 19 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाकर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और अपनी इस जीत के साथ अब राजस्थान की टीम प्लेऑफ के करीब पहुंच गई है और उसका नॉकआउट में पहुंचना लगभग तय हो गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।